नूरुद्दीन जंगी की मौत से दमिश्क तक सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे मुश्किल इम्तिहान। इतिहास में कुछ मौतें सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, वो पूरे इलाके की राजनीति, दिशा और मुस्तकबिल बदल देती हैं। 1174 ईस्वी, दमिश्क एक ऐसा शासक जिन्होंने क्रूसेडर्स के सामने इस्लामी दुनिया की दीवार बनकर दशकों तक संघर्ष किया। नूरुद्दीन जंगी अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी मौत के साथ सिर्फ एक शासक नहीं गया, एक संतुलन टूट गया। नूरुद्दीन जंगी सिर्फ तलवार चलाने वाले सुल्तान नहीं थे, उन्होंने सीरिया को क्रूसेडर्स दबाव से बचाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी व्यवस्था में पले बढ़े थे, वह उनके सबसे भरोसेमंद जनरल थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके मिशन के वारिस। नूरुद्दीन जंगी का सपना था, पहले सब इलाकों को एक करो, फिर यरूशलेम की तरफ बढ़ो। 1174 मौत के बाद जो हुआ वो असली संकट था। नूरुद्दीन जंगी की मौत बीमारी से हुई थी। उनके उत्तराधिकारी थे अल मालिक अल साली, जो कि सिर्फ 11 साल के थे। अब जमीनी सच्चाई यह थी, सत्ता अमीरों के हाथ में जा रही थी और हर अमीर खुद को अगला शासक मान रहा था और क्रूसेडर्स हालात को बारीकी से देख रहे थे। सल्तनत जिंदा थी लेकिन नियंत्रण खत्म हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुविधा, सत्ता बनाम जिम्मेदारी। उस समय सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में थे और यहीं से इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ शुरू होता है। उनके सामने 3 रास्ते थे और तीनों में नुकसान था। अगर वह मिस्र तक सीमित रहते तो सीरिया टूट जाता और अगर वह जबरदस्ती सीरिया पर चढ़ाई करते तो आपस में ही जंग शुरू हो जाती। और तीसरा रास्ता, नूरुद्दीन जंगी की विरासत को संभालना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही रास्ता चुना, भले ही उन्हें बदनाम किया गया। दमिश्क और अलेप्पो के जंगी अमीरों ने कहना शुरू किया, ये मिस्र के शासक अब सीरिया भी चाहते हैं। उस दौर के सोर्स बताते हैं उनकी नीयत पर शक किया गया। उन्हें कहा गया सलाहुद्दीन सत्ता हथियाना चाहते हैं। उन्हें नूरुद्दीन जंगी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया गया। लेकिन एक बात सबने नोट की, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। उन्होंने खुतबा अल मालिक अल साली के नाम पर ही चलाया, यानी उनके अल्फाज और उनके कदम मेल खाते थे। सीरिया की ओर बढ़ते कदम। 1174 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सीरिया की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन ये कोई आम सैन्य अभियान नहीं था। वह जानबूझकर शहरों से दूर रुके, लोगों से टकराव नहीं किया, वहाँ के अमीरों को बातचीत का मौका दिया। उनका पहला लक्ष्य था दमिश्क, नूरुद्दीन जंगी की राजधानी, क्योंकि अगर दमिश्क संभल गया तो पूरी सीरिया की दिशा बदल सकती थी। दमिश्क के अंदर क्या चल रहा था? दमिश्क बाहर से मजबूत दिखता था लेकिन अंदर से डरा हुआ। अमीर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे, कोई खुलकर जिम्मेदारी नहीं दे रहा था। जनता भविष्य को लेकर असमंजस में थी और तभी तुलना शुरू हुई, नूरुद्दीन जंगी के बाद सबसे न्यायप्रिय कौन है? और जवाब बार बार एक ही नाम पर जाकर रुकता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। लोगों का झुकाव, तारीख का निर्णायक पल। दमिश्क के काजी, उलेमा और व्यापारी जानते थे सलाहुद्दीन अय्यूबी टैक्स कम करते थे, जुल्म नहीं करते थे। यही वजह थी कि शहर के भीतर धीरे धीरे एक राय बनने लगी, अगर किसी को आना है तो वही आए। सितंबर 1174, बिना तलवार की जीत। और फिर इतिहास का वो लम्हा आया, दमिश्क ने बिना जंग अपने दरवाजे खोल दिए। न कोई घेराबंदी, न कोई खून, न कोई लूट। सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुए, विजेता की तरह नहीं, एक संरक्षक की तरह। उन्होंने सबसे पहले अल मालिक अल साली के नाम पर खुतबा जारी रखा, खुद को सुल्तान नहीं कहा। नूरुद्दीन जंगी की कब्र पर जाकर दुआ की। इब्न सद्दाद लिखते हैं, उस दिन लोगों ने सत्ता नहीं अमानत देखी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। दमिश्क मिल गया था लेकिन पूरी सीरिया अब भी बटी हुई थी। अलेप्पो, मोसुल और दूसरे इलाकों में जंगी अमीर थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नाराजगी थी। उन पर आरोप चलते रहे, ये आदमी धीरे धीरे सब हड़प लेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ऐतिहासिक जवाब। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब तलवार से नहीं दिया। उन्होंने किसी अमीर को फांसी नहीं दी, किसी शहर पर अचानक हमला नहीं किया। उनका एक ही जवाब था, जब तक सब लोग एक नहीं होंगे यरूशलेम सिर्फ सपना रहेगा। यही सोच उन्हें अपने दौर के बाकी शासकों से अलग बनाती है। नूरुद्दीन जंगी की मौत सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मौका नहीं था, जिम्मेदारी थी। और दमिश्क की जीत तलवार से नहीं, किरदार से हुई। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या अलेप्पो और पूरी सीरिया उन्हें अपनाएगा? अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है।